बायोकॉन के लिए, और बायोकॉन ने भी चौथी तिमाही के जो नतीजे पेश किए हैं वो थोड़ा आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ एक सेगमेंट में अच्छा किया कंपनी ने, आम मार्जिनी और आमदनी काफ़ी अच्छी बढ़ के आई है। बायोसिमिलर कारोबार $1 बिलियन का पहुंच गया है, लेकिन कुछ एक पॉकेट्स में अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो चूंकि कंपनी के बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उसमें से कुछ ग्रो कर रहे हैं, कुछ कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस कर लिया काफ़ी बड़ी मात्रा में, तो उससे आगे जाते हुए काफ़ी ईज होगा ग्रो करने में। ये आप समझाइए कि इसमें कुछ एक पॉकेट में बहुत अच्छी ग्रोथ आपने दिखाई है, लेकिन कुछ एक में अभी भी कंसर्न्स हैं। तो अगर हम इस साल को लें, अभी इस फाइनेंशियल ईयर में, तो कैसे आप मार्जिन कमांड करेंगे, किस तरह की ग्रोथ रखेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ पॉकेट्स आपके वीक हैं। हमारे जो लॉन्चेस लास्ट ईयर हुए थे इमर्जिंग मार्केट्स में, उनका ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर फुल ईयर इम्पैक्ट आएगा, और एडिशनल लॉन्चेस भी होंगे इमर्जिंग मार्केट्स में। जैसे जैसे हम लोग को अप्रूवल्स आ रहे हैं और हम लोग नए लॉन्च कर रहे हैं, तो उससे जरूर ग्रोथ दिखेगी इमर्जिंग मार्केट्स में। एंड बाकी अगर आप यूएस और यूरोपियन मार्केट का देखें, तो ऑफ कोर्स हमने लास्ट ईयर अडेलिम्यूमैब लॉन्च किया था, जिसका मार्केट शेयर इंक्रीज स्लो पेस पे हो रहा है अभी। अगर आप पूरा ओवरऑल मार्केट देखेंगे बायोसिमिलर अडेलिम्यूमैब के लिए, तो पूरा मार्केट फॉर्म हो रहा है, और हमें लगता है कि 2025 कैलेंडर में ये एक अच्छे स्टेज पे रहेगा जहाँ पे हम लोग मार्केट गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो प्रोडक्ट्स है यूएस में भी हमारे जो ग्रो हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे हमारा मार्केट शेयर पेक्फिल्ग्रास्टिम का, जो कि लास्ट ईयर 14% पे था, अब 21% पे आ गया है। ट्रास्टुजुमैब का मार्केट शेयर 10% से 18% हो गया है, और सेमग्ली जो ग्लार्जीन है उसका भी 12 से 15% हो गया यूएस में। एंड यूरोप में भी हमारा मार्केट शेयर का बढ़ा है। एंड अगर आप तीनों का देखेंगे तो इम्पैक्ट ऑफ कोर्स ग्रोथ में दिखेगा नेक्स्ट ईयर, बट नेक्स्ट ईयर ऐसे जो यूएस हो या यूरोप है उसमें कोई सिग्निफिकेंट न्यू लॉन्च नहीं है हमारे बायोसिमिलर्स बिजनेस में। ओके, तो मतलब सर ये बताइए कि डेट हमने देखा कि जो रिजल्ट्स आए उसमें काफ़ी रिड्यूस किया आपने, फर्दर इसमें क्या होगा, साथ ही क्या सिंजीन में और हिस्सेदारी कम करने की योजना है? इस सिंजीन का मैं आपको पहले आंसर देता हूँ। अभी हम सिंजीन में 54.5% स्टेक पे, अभी हमारा कोई प्लान नहीं है सिंजीन का स्टेक फर्दर रिड्यूस करने का। बट ऑफ कोर्स डेट रिड्यूस करना जरूरी है, बिकॉज जो डेट इबिडा कवरेज रेशियो अभी बढ़ा हुआ है, बिकॉज अर्निंग्स भी अभी थोड़ा अगर आप देखेंगे, और जो हमारा डेट है उसका डेट कवरेज रेशियो में काफ़ी हाई लेवल पे है। और इसका हम लोग ऑब्वियसली बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स से, और बाकी ऑप्शंस हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं कि किस हिसाब से इसको अगले साल डेट को कम किया जाए। अब मैं उसका टाइमिंग आपको नहीं दे सकता, और इस समय पे या फिर किस हिसाब से होने वाला है वो भी बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, मतलब सर हम लोगों ने देखा कि यूएस में बहुत सारी जेनरिक कंपनियों की तरफ से या इंडस्ट्री की रिपोर्ट थी कि वहाँ पे प्राइसिंग बॉटम आउट हुई है और डिमांड बढ़ी है। रादर ये कहूँ कि कहीं कहीं जगह पे स्कार्सिटी है, और एक पॉलिटिकल इश्यूज भी इस समय चल रहे हैं, चुनाव के दौर में है, तो एक मतलब सरकार के ऊपर वहाँ पे यूएस में प्रेशर भी है कि ज़्यादा अवेलेबिलिटी करें वहाँ पे। ऐसे में आप लोगों के लिए जनरिक बिजनेस में खास तौर पे किस तरीके के इम्प्रूवमेंट्स यूएस मार्केट पे देख रहे हैं, किस तरह की प्राइसिंग आप देख रहे हैं, किस तरह की मार्जिन कमांड करेंगे? सो प्राइसिंग प्रेशर कम हुआ है, मगर प्राइसिंग प्रेशर गया नहीं है। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग हमको समझना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा एपीआई बिजनेस में जो डिमांड थी हमारे प्रोडक्ट्स की वो इम्पैक्ट हुई। या तो हमारे कस्टमर्स कुछ टेंडर्स बिड किए जो उनको नहीं मिला बिकॉज प्राइसेस वर हाई, और कॉम्पिटिटिव प्रेशर काफ़ी था ना। अगर फॉर्मुलेशन बिजनेस देखे तो इस साल में हमारा फॉर्मुलेशन बिजनेस 36% से बढ़ा है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है जिस द फॉर्मुलेशन की। और आज फॉर्मुलेशन बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है, ऑलमोस्ट 35-40% कंट्रीब्यूट करता है जेनरिक सेगमेंट के लिए। एंड जो हमने बोला है कि अगले साल हमारे काफ़ी की प्रोडक्ट लॉन्चेस होने वाले हैं। यूरोप में लीराग्लूटाइड का लॉन्च है, और यूएस में बाकी भी अदर प्रोडक्ट्स है जिनका फाइलिंग किया था पिछले सालों में, जो एफडीए के साथ अभी फाइनल स्टेजेस ऑफ रिव्यू में, उनके भी लॉन्चेस होंगे। तो हमारा जो फॉर्मुलेशन बिजनेस में जरूर ग्रोथ दिखेगा।
और एपीआई बिजनेस जो लास्ट ईयर के लेवल पे था उसी लेवल पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज जो कंटिन्यूड प्राइसिंग डिस्काउंट जो हमने अपने कस्टमर्स को दिया है उसका ऑफसेट होगा जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स। सो ओवरऑल जेनरिक्स में सेकेंड हाफ में आपको नए जेनरिक फॉर्मुलेशन के लॉन्चेस से ग्रोथ दिखेगी। ओके, बिल्कुल जी। एक सवाल और, अगर हम बायोटेक सेगमेंट में जाएं तो वहाँ पे बहुत सारे आपके नए एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे हैं। सब्सिडी की परफॉर्मेंस पे आपसे अपडेट चाहिए, साथ ही फंडिंग की अगर ज़रूरत है तो वो कैसे रहने वाली है? जो फंडिंग एनवायरनमेंट यूएस में अभी भी थोड़ा सॉफ्ट है, जो कि पिछले एक साल से चल रहा है प्रॉब्लम। एंड अभी इलेक्शंस आने वाले हैं यूएस में, तब तक अनसर्टनिटी रहने वाली है। अभी हम ऐसा तो हमने भी रिसेंट टाइम पे कुछ देखा नहीं है जिससे कि बायोटेक फंडिंग वापस आ रही है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हुए हैं। तो अभी एट दिस स्टेज बताना डिफिकल्ट होगा कि रेस्ट ऑफ द ईयर में क्या होता है। बट हम लोग का जो सब्सिडरी था पहले बायकारा, जो कि अब इन्वेस्टमेंट हो गया है, बिकॉज अभी हमारा 14% स्टेक है। वो इन्वेस्टमेंट अब परसेंटेज हमारा कम हुआ है बिकॉज बायकारा ने इस डिफिकल्ट मार्केट में काफ़ी अच्छा फंड रेज किया है, काफ़ी अच्छा उनका क्लिनिकल डेटा है, जिसके बेसिस पे वो लोग की काफ़ी अच्छी सेट ऑफ इन्वेस्टर्स ने लास्ट ईयर पैसा डाला है। ना मिक्स बैग है कि जो कंपनीज अच्छा कर रही है, जिनका डेटा अच्छा है, उनको पैसा मिल रहा है, इन्वेस्टर्स के पास पैसा है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स के पास पैसा नहीं है। बट जो ओवरऑल एक 2 साल पहले देखेंगे, एक साल पहले देखेंगे, जो कि काफी ऑप्टिमिज्म था बायोटेक सेक्टर में जो कोविड के बाद, वो थोड़ा कम हो गया। उसके कारण जो इन जनरल फंडिंग इम्पैक्ट हुई है यूएस एनवायरनमेंट में।